धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी बात रखने की अनुमति दी। इसके लिए मैं अपने सदन के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि ये संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले 2014 से लेकर 2026 तक लगातार मोदी जी के नेतृत्व में चली है, इस विधेयक के बाद इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को और तेजी मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, भारत की उद्योग जगत को भी बल मिलेगा। माननीय सभापति जी, आसन पर आप हैं, महिला हैं, पहले वाली स्पीकर भी महिला थी, और फाइनेंस बिल पास होने के बाद जब कम सदस्य सदन में है उसके बावजूद महिला सांसद यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। ये परिदृश्य दिखाता है कि महिलाएं सदन के प्रति कितना गंभीर है। जो हमारे साथी सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन मिल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आज जब मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पर कह रहा हूं, तो सरकार के काम को समझने के लिए एक बहुत सुंदर और याद रखने की एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एंड आई कोट, कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। ये एनडीए सरकार के समग्र निवेश और मांग आधारित नीतियों से चल रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव हो, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। हम समृद्ध भारत का सपना पूरा करेंगे। सभापति महोदय, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने बहुत कुछ पिछले लगभग 11 वर्षों में हासिल किया है। उस पर आने से पहले 11 साल पहले तस्वीर क्या थी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। भारत एक ऐसा देश था आज से 11 साल पहले दुनिया में, जब डिफॉल्टर्स के पास तो सारी शक्ति थी, लेकिन ऋण दाताओं के पास केवल आशा ही थी। आज भारत एक ऐसा देश है आईबीसी आने के बाद, जहां ऋण दाताओं के पास कानून है, रेगुलेटर है, न्यायपालिका है और एक सशक्त बैंकिंग व्यवस्था है। ये परिवर्तन टूटे हुए शक्ति समीकरण का पूरा उलटफेर करके आज मोदी सरकार के द्वारा सबसे बड़ी आर्थिक शासन उपलब्धि है। और आज हमारे सामने जो संशोधन है, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, ये इस परिवर्तन को एक लॉजिकल कंप्लीशन की ओर ले जाने का काम करेगा। कुछ नज़र आंकड़ों पर मार ली जाए, वैसे तो जो कांग्रेस की स्पीकर बोल के गई, नियम अनुसार अपना भाषण देने के बाद अगले स्पीकर तक बैठना चाहिए। अब दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस में जो इनके खुद के नेता हैं, वो भी भाषण दे के नहीं बैठते हैं, वो भी चले जाते हैं। मैं जावेद जी की पीड़ा समझता हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था, बहुत अन्याय किया आपके साथ, लेकिन ये नियम है। और जो नियम सदन के, मैं आपको केवल वो याद करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें वो माननीय सांसद यहां पर कह के, मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। आईबीसी पे मैं आता हूं। माननीय सभापति जी, ये आंकड़े देख के पता चलेगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कितना प्रभावशाली है। लगभग 8,654 कॉर्पोरेट डेटर्स को सीआईआरपी के माध्यम से इसका निपटारा किया गया। 6,761 मामलों का निपटारा सीधे हुआ, और इसके अलावा जो 1,300 रिजॉल्व हुए जो रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, और रिकवरी कितनी हुई, 4 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी आईबीसी एक्ट आने के बाद हुई है। लिक्विडेशन वैल्यू का 170% मिला है और फेयर वैल्यू का 94% मिला है। 2,430 अपील
समीक्षा समझौते वापस लेने के माध्यम से बंद हुए और जो रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन रेशियो है इसमें भारी सुधार हुआ है। 2018 तक मात्र 20% था, अब ये बढ़कर 91% हुआ है। बहुत बड़ी छलांग यहाँ पर लगी है। यहाँ पे कंपनियों को खत्म करने की बजाय बचाने और आगे बढ़ाने का काम हुआ। अगर मैं पुराने मामलों की बात करूं तो 40% रिजॉल्व सीआरपी जो कंपनीज हैं जो पहले बीआईएफआर में चले गई थी और डिफंक्ट हो चुकी थी, ऐसे कि जिनकी संपत्ति एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्रेडिटर्स ने उसमें भी रिकवरी 18.91% तक की, जिसकी लिक्विडेशन वैल्यू 152% उसका वसूल किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं कहना चाहता हूं आईबीसी केवल पैसे की वसूली नहीं है, ये कंपनी का पुनरुद्धार करने का कार्य भी हुआ है। ऐसे व्यवसायों को फिर से जीवंत करने का जो अन्यथा गायब हो जाती है, बंद हो जाती है, वो किया गया। सो आईबीसी इज नॉट जस्ट रिकवरिंग मनी, इट इज रिसरेक्टिंग कंपनीज। हमने जो विरासत में क्या पाया वो भी बताना जरूरी है विपक्ष को। भारत का आईबीसी से पहले का दिवालियापन का परिदृश्य क्या है? सभापति महोदय, हमने भारत के आर्थिक इतिहास के उस अध्याय को फिर से देखना होगा जो इससे पहले था, और ये कोई गर्व करने वाला अध्याय नहीं था। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर आप हमें देकर गए थे। इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस तो था ही, और इनजस्टिस एट इंडस्ट्रियल स्केल था। 2016 से पहले भारत का दिवालियापन ढांचा एक ढांचा नहीं था, एक विरोधाभासी कानूनों, दोहराए जाने वाले तंत्रों और प्रतिस्पर्धा अधिकार क्षेत्रों का एक संग्रह था, जिसमें से निकलता कुल नहीं था। कुल मिला के एक ही आवाज हर कानून से निकलकर आती थी, और वो आवाज थी डिले, यानी कि देरी ही होती थी और कुछ नहीं होता था। अगर मैं क्या क्या कानून थे, सीका था, यानी कि जिसमें यूनिट को सिक घोषित करने का होता था, फिर बीएफआईआर था, डीआरटी था, सरफेसी था, इस तरह से अलग अलग लोक अदालत से लेकर अन्य कई तरह के कानून थे। लेकिन रिकवरी क्या होती थी, आप एक बार आंकड़े देखिए। सीका में जब एक बार सिक घोषित कर दिया जाता था तो उसको बीआईएफआईआर में भेज दिया जाता था, और बीआईएफआर को पुनर्वास प्रस्तावों की जांच करनी थी। या तो कंपनी को पुनर्जीवित करना था या फिर उसको बंद करने की सिफारिश करनी थी। इसी में 7-7 साल लगा देते थे, और कंपनियों ने तो ढूंढ लिया था कि उनको तो एक आश्रय मिल गया था कि मालिक बन के रहना है, बैंक का पैसा, क्रेडिटर का पैसा नहीं देना, केवल बीआईएफआईआर तक ले जाओ, खुद बैठे रहो, सैलरी भी लो, इंसेंटिव भी लो, मजे भी करो, और ऋणदाताओं के पैसे मत वापस करो। ये यूपीए की सरकार का और कांग्रेस का देन था। कई सालों तक कार्रवाई चलती थी, 7-7 साल तक बीएफआईआर में औसतन कुछ नहीं निकलता था। संपत्तियां खराब हो जाती थी, कर्मचारियों को नुकसान होता था, बैंकों के ऋण के बाद भी कुछ नहीं मिलता था, और बट्टे खाते डालकर बोझ करदाताओं पर डाल दिया जाता था। और बीएफआईआर जब कह देती थी अच्छा इस कंपनी को बंद करना है, तो कोर्ट में जाना पड़ता था। और भारत के कोर्ट्स का तो आप हाल देखते हैं, हमारे न्यायाधीश कितना काम करते हैं, कितना उनके ऊपर बोझ है, और कितने पेंडिंग मामले उनके ऊपर हैं, और यहाँ पर और मामले उनके पास जाते थे, और वहाँ पे क्या होता था, 10-15 साल और लगते थे, बैंकों को पैसा नहीं मिलता था, और कंपनी वाले मौज करते थे। और वापस क्या मिलता था, जब लिक्विडेटर ने अंततः संपत्ति को बेचने के लिए कहा, तो मूलता था मूल मूल्य का एक अंश, सड़ी गली मशीनरी, समाप्त अनुबंध, चले गए कर्मचारी, और बची खरीद जो साख बचती थी, थोड़ी बहुत गुडविल, वो बचती मिलती थी। डीआरटी के माध्यम से क्या हुआ, डीआरटी में तो अगर 100 रुपये देते थे तो 25 रुपये मुश्किल से वापस मिलता था। सरफेसी आया तो उससे में भी थोड़ा बहुत उससे बेहतर रिकवरी होनी शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता था। तो 2016 से पहले का जितना भी काम हुआ उसमें क्या था, अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो उसको कहते थे एवरग्रीनिंग, यानी कि बैंकों द्वारा बार बार खराब ऋणों को रोल करते रहना, एवरग्रीन करते रहना, और ये मानक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने का ये आरबीआई ने कह दिया था। नुकसान की पहचान को स्थगित कर देना, प्रमोटरों को अपनी कंपनियों में पैसे लेते रहने देना, बैंकों का कभी एसेट क्वालिटी रिव्यू करते ही नहीं थे।
अगर एसेट क्वालिटी रिव्यू करने का निर्देश किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद दिया और बही खाते सही करने का काम दिया। ये तो पीएसयूज के नाम पे पैसा लेके अपना फाइनेंशियल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, उसको ठीक करने की बात करते थे। फर्जीवाड़ा करती थी यूपीए की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें। और मैं यहां पे माननीय सभापति जी कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, जब ये एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का हुआ तो ग्रॉस एनपीए फाइनेंशियल ईयर 2018 में 11.25% तक पहुंच गया। 10,35,000 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन थे। लेकिन मोदी सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया। 4R रिफॉर्म्स हम लेकर आए और उस 4R रिफॉर्म्स को हमने रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, इसके माध्यम से सुधार किया। और आज मैं कहना चाहता हूं, जो उस समय 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, आज 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मुनाफे में हैं और लगभग सालाना 2.25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा आज भारत के सरकारी बैंक कमा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण कमा रहे हैं। यही नहीं सभापति महोदय, ये जो ग्रॉस एनपीए है, आप एक बार थोड़ी नजर थोड़ा पीछे डालेंगे। जब 2004 में अटल जी की सरकार बनी तो उससे पहले 16% के लगभग ग्रॉस एनपीए था। उसको कम करके अटल जी की सरकार 7.8% पर लेकर आई। ये कांग्रेस की सरकार जाते जाते 12.3% पर छोड़कर गई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसको कम करके 2.3% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। एक के बाद दूसरा काम हमने ऐसा किया है। आईबीसी के माध्यम से क्या रिकवरी हुई, डीआरटी से क्या थी? डीआरटी में मुश्किल से 10% रिकवरी थी, सरफेसी में 20% थी। और आईबीसी का कानून जब हम लाए तो 50% से ज्यादा की रिकवरी हमने करके दिखाई। ये बैंकों का पैसा वापस दिलाया है। यही नहीं, ऐसी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, ये जो आईबीसी कोड के संशोधन पर जो हम बहस कर रहे हैं, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है। ये क्रेडिट अनुशासन का इंजन है, मूल्य अधिकतम करने का इंजन है, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने का इंजन है, आर्थिक न्याय का इंजन है। और इस महान विधेयक की बात करने से पहले मैं दिल से एक कर्तव्य निभाना चाहता हूं कि जो लोकसभा की चयन समिति है, जो सिलेक्ट कमेटी है, उसके चेयरमैन जय पांडा जी और उनके सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने विधेयक की हर धारा, हर लाइन, हर शब्द को ध्यान से देखा और ऐसी रिपोर्ट दी है जिस पे पूरे सदन को गर्व होगा। मैं कमेटी के सभी सदस्यों को जो अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। रिफॉर्म एक्सप्रेस 10 साल की यात्रा क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक शक्तिशाली नए इंजन को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। 1600 से ज्यादा पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय के थे, हमने उनको खत्म किया, जो इररेलेवेंट थे, आर्काइक क्लॉज जो थे। नए कानून भी हमने बनाए, जैसे वन नेशन वन टैक्स हो, जीएसटी हो, धारा 370-35 को खत्म किया। आज कश्मीर में 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है और लाल चौक पर भी लहराता है, तो हमारी सरकार ने करके दिया। और यही नहीं, आज जीएसटी जैसा कानून हो, हमारा नया इनकम टैक्स के कानून हो, ये सारे मोदी सरकार ने किए। और हमारा डिजिटल करंट जो डिजिटल इंडिया का है, यूपीआई, जनधन, आधार, दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार ने बनकर तैयार किया है। सड़कें हो, रेलवे हो, हाईवे हो, बंदरगाह हो, इन सब पर हमने काम किया है। मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक हमने जो पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जो हमने रिफॉर्म्स लेकर आए, ये तो हमें सड़ी गली अर्थव्यवस्था देकर गए थे, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में छोड़कर गए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार
अच्छे काम के कारण भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रखा है। हमने भारतीय न्याय संहिता हो, ऐसे अन्य कानूनों को हमने लेकर आए। हमने एक ऐसे बिल्स लेकर आए, बार बार एक ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे कामकाज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बहुत बढ़ोतरी हुई। हमारी रैंकिंग तो बड़ी बड़ी, व्यापार भी बढ़ा है और हमारी निवेश भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। हमारे पास जो विदेशी पूंजी निवेश है वो भी बढ़ा। हमारे पास जो देश में सोने का भंडार है वो भी बढ़ा। तो आप किसी भी तरह से तुलना करेंगे वो बड़ा है। और जो कांग्रेस की माननीय सांसद यहाँ पे कह रही थी कि किसानों के लिए क्या किया, मैं यही कहूंगा, आप तो झूठे वायदे करते रहे। किसानों को सम्मान देने का काम किया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान निधि किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6-6 हजार रुपया प्रति साल दी। और महाराष्ट्र में तो हमारी अभी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। उनको मैं बहुत, यही नहीं, ये कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल में क्या हुआ, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल कौन है भगोड़े कि उन्होंने आर्थिक अपराध किए थे? ये इनकी सरकार के समय बैंकिंग फॉर फ्रेंड्स होता था, आज बैंकिंग फॉर पुअर पीपल एंड बैंकिंग फॉर ऑल हो रहा है। इनके समय बैंक के खाते स्विस बैंकों में इनके मित्र खोला करते थे, आज गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये भगौड़े कौन है? अरे पूछिए अपने पुराने वित्त मंत्री से, कौन सी योजनाएं लेकर आए थे आप लोग? हजारों करोड़ रुपए दे दिए थे आपने। अरे क्या किया आप लोगों ने? हमने कानून भी बनाए और ये जो 53,000 करोड़ रुपया लेना है उसमें से 33%, लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाकर की। अरे उड़ा आपने दिए थे भारत के लोगों के पैसे, इसको वापस लाने का काम हमारी